और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से मिल रही है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में प्लॉट के कब्जे पर विवाद का मामला, जिसमें दो पक्षों में विवाद के चलते जमकर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के साथ फायरिंग के भी आरोप है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और कांस्टेबल गौरव ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ यहां पर रहता है और उसके घर के सामने एक प्लॉट है। एक भूखंड पर लंबे समय से एक व्यक्ति का कब्जा बना हुआ है और दूसरा पक्ष यहां इस प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। आज दोपहर में कुछ लोग आए और उन्होंने उनके घर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इस दौरान उन्होंने घर के बाहर खड़ी दो गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। गौरव ने आरोप लगाया कि वहां पर आए दो लोगों के हाथ में पिस्टल थी और एक पिस्टल से इस दौरान फायरिंग भी की गई थी। तो ये फिलहाल पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें, आज जोधपुर से खबर, जिसकी ये पूरी घटना तस्वीरों में कैद हो चुकी है, सीसीटीवी तस्वीरों में आ चुकी है और प्लॉट के कब्जे पर यह विवाद का मामला सामने आया, जिसमें दो पक्षों में विवाद के चलते हुए जमकर पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी के साथ फायरिंग के भी आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके हालात का जायजा लिया है। मेरे घर के ऊपर लगभग 150 जने जो लेडीज थी, जेंट्स थे, सरवण सिंह और 2-3 जने की भी हाथ में पिस्टल थी, जिन्होंने मेरे घर के ऊपर अटैक किया, पथराव किए और यहाँ आके चिड़े। और जो ये किसी का दिक्कत नहीं है, ये रास्ता है, लास्ट मेरा घर है और आने जाने का रास्ता भी है, तो इनको दीवारें तोड़ना करना। मेरे घर के ऊपर 2 गाड़ियां हैं, मेरे और मेरे रिश्तेदार तो मेरे घर पे आए हुए थे, त्योहार के ऊपर आए हुए थे, तो सिस्टर के यहाँ आए हुए थे, उनके ऊपर भी पथराव किया। मैंने पुलिस में कंट्रोल रूम में 50 बार फोन किए, 1 घंटे बाद में पुलिस पहुंची है। मैं पुलिस कांस्टेबल होते हुए अपनी सुरक्षा का इनके पास जा रहा हूँ, परंतु ये कोई है मेरी बात सुनने वाले नहीं है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गुरुओं का तालाब एरिया के अंदर एक प्लॉट पर कोई कब्जे की सूचना को झगड़ा लेके इतला मिली थी, जिस पर मौके पर आए। मौके पर कैमरा देख रहे हैं और फुटेज देखकर जैसी भी स्थिति होगी इनकी रिपोर्ट लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, ये तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि कैसे वहां पर उस कब्जे को हटाने के लिए दीवार तोड़ दी जाती है, पत्थरबाजी होती है, फायरिंग के भी आरोप लग रहे हैं। क्या और जानकारी इस मामले को लेकर के मिल रही है? निश्चित रूप से जो फायरिंग के जो आरोप लगे हैं उसमें मौके पर एक कारतूस भी मिला है और पुलिस और एसएसओ से ये जांच करने में जुटी हुई है कि कौन से रिवॉल्वर का कारतूस है। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का जवान पुलिस से खुद फरियाद लगा रहा है, 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की जो है कमी सामने देखने के लिए। क्योंकि जब आप देखते किसी जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग हथियारबंद आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची और अपने स्टाफ की सूचना है। और इस सबके बावजूद जब इतनी बड़ी बात हो गई और उसके बाद में जब मीडिया में ये सारा मामला आया और उसके बाद में उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही का कैमरे से जांच से जल्दी जो भी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन शहर में इन दिनों में बताना चाहूँगा, लगातार भू माफिया है जो जमीन कब्जा करने के लिए जगह जगह इस तरह के जो है संदेह अपराध में, और पुलिस कहीं न कहीं लेट लतीफी से पहुंचती है। आरोप यहाँ तक लगता है कि पुलिस की मिली भगत से कब्जा होता है, बाद में वो कोर्ट में मामला अटक जाते हैं और जो असली मालिक होता है वो परेशान होता है। फिलहाल इस पूरे मामले का जो है विवाद अब पुलिस की संज्ञान में आया, उच्च अधिकारी पहुंचे। देखना अब ये है कि पुलिस इसमें किस तरह से कार्रवाई करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का ऐलान कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा की है। वहीं एसआईआर की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी जहां अगले कुछ समय के अंदर चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार में एसआईआर की तैयारी के आधार पर चयनित राज्यों में एसआईआर की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोटर होंगे और एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के दूसरे फेज की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रिंटिंग और प्रिंटिंग का काम 28 अक्टूबर 2025 से लेकर 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।
तो यानी कि ये पूरी तैयारी देश भर के अंदर एसआईआर की को लेकर के है और 12 राज्यों के अंदर एसआईआर किया जाएगा। दूसरे चरण में राजस्थान में ये एसआईआर होना है। इसको लेकर के ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। और आज चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है और वोटर लिस्ट के अंदर जो शुद्धिकरण की बात की जा रही है, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है, किन राज्यों के अंदर यह शुद्धिकरण होना है यानी कि एसआईआर होना है, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो अब जरा आप देखिए कि 12 राज्यों के अंदर यह एसआईआर होना है। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर शामिल हैं। बिहार के बाद देश के बाकी हिस्सों में यह एसआईआर की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। 12 राज्यों और यूटी के अंदर यानी कि वोटर लिस्ट जो है वो वहां पर इन जगहों पर अपडेट होगी। एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होकर के 7 फरवरी तक चलेगा। 7 फरवरी को यह एसआईआर खत्म होगा और 103 दिन के इस प्रोसेस के अंदर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनके नाम को जोड़ा जाएगा और जो लोग इस लिस्ट में पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन सभी लोगों के नाम बाहर किए जाएंगे। तो ये लिस्ट का अपडेशन होना है और इस दौरान लिस्ट में नए वोटरों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया इसमें शामिल है। पुरानी वोटर लिस्ट में गलतियों का सुधार किया जाएगा और अगले साल होने वाले चुनाव यानी कि बंगाल में एसआईआर होने जा रहा है, यानी कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा। यह भी एक बात सामने है। लेकिन अब आपको जरा बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि कौन कौन सी वो 12 जगह हैं जहां पर यह एसआईआर होने जा रहा है। तो ये सबसे पहले कहां होगा, ये राजस्थान में भी होगा, ये अंडमान निकोबार में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, गोवा के अंदर होगा, गुजरात के अंदर होगा, केरल के अंदर होगा, लक्षद्वीप में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, पुदुचेरी में होगा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिम बंगाल में भी होगा। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि इन सभी जगहों पर यह एसआईआर का प्रोसेस किया जाएगा और यहां पर नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा, पुरानी जो अशुद्धियां थी उसको ठीक किया जाएगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि हाल ही में जो अपकमिंग जो चुनाव हैं उनके अंदर जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं वहां पर सबसे पहले काम होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये एसआईआर होता क्या है, जरा उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, यानी कि इसमें वोटर लिस्ट जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इसमें नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा और पुराने जो अशुद्धियां उनको हटाया जाएगा। 18 साल के नए वोटर्स को इसमें जोड़ा जाता है और ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम इसमें से हटाए जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरी जगह पर चले गए हैं, उनके नाम इसमें से हटाए जाते हैं। नाम पते में जो गलतियां हैं उनको भी इसमें ठीक किया जाता है। और इसके लिए क्या होता है, ये बीएलओ इसमें अपॉइंट होते हैं और बीएलओ जो है वो घर घर जाकर के खुद वो फॉर्म भरते हैं और उसके बाद ये लिस्ट जो है अपडेट की जाती है।
तो बात अंता उपचुनाव की भी कर रहे हैं, जहां नामांकन वापसी का आखिरी दिन रहा आज और बीजेपी के बागी रामपाल मेघवाल ने अपना नाम वापस लिया। संतोष बाई सुमन ने भी नाम वापस लिया है और संतोष बाई ने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन का अब दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो समर्थन करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जो दो ऐसे कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन का समर्थन करेंगे अब ये दोनों, और अंता उपचुनाव से जुड़ी ये नामांकन वापसी के आखिरी दिन की ये बड़ी जानकारी। बीजेपी के बागी रामपाल मेघवाल ने अपना नाम वापस ले लिया है। और अब आपको जरा दो तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये पहले बीजेपी से बागी रामपाल मेघवाल ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और उसके बाद संतोष बाई सुमन ने भी अपना नाम वापस ले दिया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दोनों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब दोनों ही बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन का समर्थन करेंगे। तो यानी कि साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे एक मजबूती मिलेगी। यानी कि दो बागी अब भारतीय जनता पार्टी में कम हो चुके हैं और जो पहले वोटों के बिखराव की बात चल रही थी वो बिखराव होने की संभावनाएं अब फिलहाल कम हो चुकी हैं, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो अपना नामांकन वापस ले चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपना समर्थन दे चुके हैं। तो ये दो तस्वीरें जो कि हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। रामपाल मेघवाल जिन्होंने अपना जो नाम है वो वापस ले लिया है, अब वो आगे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरा जो नाम है वो संतोष भाई सुमन का है, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। तो वो दोनों जो नेता हैं वो फिलहाल नामांकन उन्होंने वापस ले लिया है और वो अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई अंता उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है और इस उपचुनाव के अंदर अब कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं और फिलहाल यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें, अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है और अंता उपचुनाव में अब कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर आप ये लिस्ट देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा निर्दलीय कैंडिडेट इसमें काफी हैं और भारतीय जनता पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी से एक एक कैंडिडेट हैं। उसके अलावा ज्यादातर आप देखेंगे वो इंडिपेंडेंट जो है वो यहां पर दिखाई देंगे। और इस उपचुनाव से जुड़ा हुआ एक और मामला भी सामने आया जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का एक और वीडियो वायरल हुआ। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के नाम का जिक्र करते हुए धमकी भरे अंदाज में हाथ जोड़कर नरेश मीणा समझा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को धमकी देते दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, प्रमोद जैन भाया को कोई बचा नहीं पाएगा। ये इस दौरान नरेश मीणा का कहना था। तो उनका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इस वीडियो के अंदर क्या कहा है, जरा वो वीडियो आपको दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रमोद जैन भाया से भी कह देना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाया मैं नरेश हूं, मैं नरेश हूं, समझ ले और समझ ले। मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा या चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर कोई गलती करी तो मैं किसी दलाल को या बदमाश को नहीं, मैं प्रमोद जैन भाया तेरा इलाज कर दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए ये मुझे छेड़ने का काम मत करे। मैं गाय बनकर निवेदन करके आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। प्रमोद जैन भाया जबरदस्ती वातावरण को गंदा करने का प्रयास मत करे। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, मैं शांति से चुनाव लड़ रहा हूं, तू भी शांति से चुनाव लड़, तू भी आचार संहिता का पालन करिए। ये धनबलकार ये प्रयोग अब तेरा नहीं चलेगा। अब ये जनता तुझे समझ रही है। प्रमोद जैन भाया अब तेरा गुंडा राज नहीं चलने दूंगा और ना तेरे गुंडों का राज चलने दूंगा। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, कोई नहीं बचा पाएगा। तो यहां पर आपने स्टेटमेंट सुना, नरेश मीणा ये धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं। हालांकि हाथ जोड़ रखे थे लेकिन उनका ये अंदाज बड़ा पुराना है। लेकिन अंता सीट का जरा समीकरण भी आपको दिखाते हैं। बदला हुआ समीकरण क्या कहता है जरा दिखाते हैं। तो अंता सीट का जो समीकरण है उसको आप जानिए, क्योंकि अंता विधानसभा 12 जिले की एक प्रमुख सीट है और हमेशा से राजनीतिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है। यह बीजेपी की सीट मानी जाती रही है। कद्दावर नेता रघुवीर सिंह भी यहां इस सीट से विधायक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में 20 सालों से इस सीट पर टक्कर रही है। 2008 परिसीमन के बाद कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला रहा है।
प्रमोद जैन भाया और बीजेपी नेताओं की टक्कर रही है और सीट पर 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी इस सीट पर विजयी रहे। 2018 में फिर से प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से जीते। 2023 में आकर के बीजेपी के कंवरलाल मीणा इस सीट पर चुनाव जीते हैं और 4 चुनावों में दोनों दलों ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की जीत का अंतर ज्यादा रहा है। सीट कभी बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। हाल के चुनावों में यानी कि दोनों दलों के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सीट पर आखिर उपचुनाव क्यों हो रहा है, जरा ये भी आप जानिए। दरअसल 2005 उपसरपंच चुनाव के समय का मामला है। इसमें एक गंभीर आपराधिक केस जुड़ा हुआ है। तत्कालीन विधायक कंवरलाल मीणा का नाम इसमें सामने आया था। एसडीएम पर पिस्तौल तानने का दोषी उनको पाया गया। सरकारी वीडियोग्राफर की कैसेट भी तोड़ दी थी। 14 दिसंबर 2020 को 3 साल की कैद की सजा हुई। मीणा ने कोर्ट में अपील की पर सजा बरकरार रही। बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 मई 2025 को याचिका खारिज की। 21 मई 2025 को कंवरलाल मीणा ने अदालत में सरेंडर कर दिया। अब जरा 2025 की आपको जो तस्वीर है जरा वो भी आप जानिए। दरअसल इस सीट पर कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिसमें से 1,16,405 पुरुष मतदाता हैं और 1,11,154 महिला मतदाता हैं। 4 वोटर थर्ड जेंडर भी मतदाता इसमें शामिल है। जिले में कुल 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदाता अपने मतदान का इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए एक्टिव मेंबर यानी कि जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें खुलासा हुआ कि जग्गा लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के लिए विदेशों से आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा था। वह अमेरिका में रहकर के भारत में गैंग की गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था, वहां से बैठ करके चलाता था। जगदीप सिंह पर राजस्थान और पंजाब में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो 2017 में जोधपुर में डॉक्टर सुनील चक पर फायरिंग और हत्या की धमकी के मामले में नामजद था और इसके अलावा वाजुद्दीन असरानी हत्याकांड में भी इसकी जो संलिप्तता है वो सामने आई थी और ये बड़ा मामला सामने आया था। तो आपको बता दें कि एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और राजस्थान और पंजाब में 12 से ज्यादा मामले इस जो है गैंगस्टर के ऊपर दर्ज थे। राजस्थान पुलिस की एजीटीएफ को इस दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये गुर्गा है, बहुत करीबी बताया जाता है और अमेरिका में रह करके ये पूरे गिरोह को चला रहा था। और आपको बता दें कि बड़ा दिलचस्प ये मामला था, क्योंकि विदेश में रह करके भारत के अंदर जितनी भी आपराधिक गतिविधियां थी उनको ही चला रहा था। लेकिन कैसे चला रहा था, जरा उसको आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉरेंस का जो करीबी है वो अब पकड़ में आ चुका है। इसके पकड़ में आने से कई राज लॉरेंस गैंग के खुलने की संभावना है। तो लॉरेंस का करीबी जगदीप उर्फ जग्गा जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है और ये बड़ी जानकारी और बड़ी लीड भी है। पुलिस ने अमेरिका में जगदीप को डिटेन किया। जग्गा रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था और राजस्थान एजीटीएफ की जग्गा पर काफी लंबे समय से नजर बनी हुई थी। जग्गा फरार चल रहा था। एजीटीएफ की सूचना पर अमेरिका में जग्गा को डिटेन किया गया है और अब जग्गा को भारत लाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका में रह करके ये अपराध को अंजाम देता था और जगदीप पर पंजाब में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। कोर्ट ने इसे अपराधी घोषित किया हुआ है और जग्गा के खिलाफ जोधपुर में भी एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने भी आरोपी का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। अब सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। टाई नहीं होगी यूनिफॉर्म का हिस्सा और स्कूल स्टाफ को आईडी कार्ड मिलेगा। 1 अप्रैल से यह नया सत्र शुरू होगा और राष्ट्रगान से कार्यालयों की शुरुआत होगी। राष्ट्रगीत के बाद कार्यालय बंद होंगे। राष्ट्रगान में शामिल कर्मचारियों की आप हाजिरी लगेगी। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई अहम बातें की हैं, कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि अब राजस्थान के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी, जिसमें टाई शामिल नहीं होगी। स्कूल स्टाफ को पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिए जाएंगे। नया स्कूल सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों की शुरुआत राष्ट्रगान से की जाएगी।
कार्यालय बंद होने से पहले राष्ट्रगीत होगा। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जो है इस दौरान राष्ट्रगीत के समय अनिवार्य होगी और हाजिरी उन्हीं की लगेगी जो इसमें शामिल है। शिक्षा विभाग का 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अभी तक 1 जुलाई से प्रारंभ होता था, क्योंकि आप जानते प्रशासनिक वर्ष और वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और इसलिए हमने शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इसके कई फायदे हैं। 1 अप्रैल के आसपास बच्चों को किताब मिल जाएगी तो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का अध्ययन करने का भी उनको अच्छा पर्याप्त समय मिल जाएगा और कई फायदे इसके। इसलिए हमने ये तय किया है कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि जो हमारे पंचायत राज, संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा यानी और हमारा शिक्षा विभाग के जितने ऑफिसेज हैं वो अब कुछ दिनों बाद से राष्ट्रगान से विद्यालय ऑफिस हमारा प्रारंभ होगा और राष्ट्रगीत से ऑफिस हमारा बंद होगा। उसके साथ साथ यानी ऑफिस के प्रारंभ में और लास्ट में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। ये हमने तय किया है। हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश, जिस अलग अलग नाम से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म्स वो कहते हैं, वह एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी करने वाले हैं। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला और बोर्ड ने परीक्षाओं का ड्रेस कोड बदल दिया है। अब जींस और मेटल वाले कपड़े नहीं पहन सकेंगे। भर्ती परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड में संशोधन किया गया है। नया नियम 24 अक्टूबर से लागू है और परीक्षार्थियों को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, दोनों को लेकर के एक गाइडलाइन साफ तौर पर जारी की गई है और पुरुष अभ्यर्थी पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता पजामा या पैंट पहनकर परीक्षा दे पाएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट या कुर्ता इसमें पहन सकेंगी। बालों में सिर्फ साधारण रबर बैंड लगाने की अनुमति होगी और ठंड के समय में कोट, स्वेटर या पूरी बाजू की जो जर्सी है पहनने की छूट दी गई है। जरूरत पड़ने पर जांच के दौरान इन्हें उतरवाया जा सकेगा। कांच की पतली चूड़ियां, सादा कलावा या जनेऊ पहनने की इजाजत होगी। परीक्षार्थी हवाई चप्पल, सैंडल, छोटे टखने तक के जो जूते हैं वो पहन सकेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस दौरान संशोधित की गई हैं। इस बोर्ड ने परीक्षाओं का जो ड्रेस कोड है उसमें बदलाव किया है। और राजस्थान प्राइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।